एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। सीटेट 2022 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए आज की इस वीडियो से मैं आप लोगों के लिए सीटेट पेपर 2 का एक महत्वपूर्ण सब्जेक्ट जो कि है विज्ञान यानी कि साइंस, इसके क्लासेस मैं आज से शुरू कर रही हूँ और आपकी सीटेट परीक्षा यानी कि दिसंबर 2022 तक आपकी ये क्लासेस कंटिन्यू रहेगी। अगर आप सीटेट पेपर 2 में साइंस और मैथमेटिक्स को यहाँ पे अपना सब्जेक्ट फिल कर रहे हैं तो ये वीडियो आप ही लोगों के लिए। आज की इस वीडियो में मैंने आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि है हमारा प्रकाश, जिसे हम लाइट चैप्टर के नाम से भी जानते हैं, इस टॉपिक से आज की सीरीज में शुरू कर रही हूँ। और जैसा कि हम लोगों को पता है, हमारा जो कंटेंट यहाँ पे सीटेट की परीक्षा में पूछा जाता है वो प्योरली एनसीईआरटी बेस्ड पूछा जाता है। तो देखिए, एनसीईआरटी को अगर आप रीड करते हैं तो आपको पता चलेगा ये जो प्रकाश यानी कि लाइट चैप्टर है, ये आपको क्लास 6 और क्लास 8 दोनों बुकों में ये चैप्टर मिल जाएगा। तो देखिए, ये जो कंटेंट मैं आपके सामने लेके आ रही हूँ वो क्लास 6 और क्लास 8 का कंबाइंड कंटेंट लेके आ रही हूँ ताकि आप लोगों की अच्छी तरीके से यहाँ पे तैयारी हो सके। तो चलिए वीडियो शुरू करें। सबसे पहले तो देखिए, हमें समझना होगा कि प्रकाश यानी कि लाइट क्या है। इसके बाद हम इसके प्रकारों को और साथ ही साथ क्या आपके लॉ बने हुए हैं, इसके अलावा इससे संबंधित जो हमारे मिरर से संबंधित, लेंस से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी चीजें हम कवर करेंगे। तो देखिए, अगर मैं आपके सामने यहाँ पे प्रकाश की बात करूं यानी कि लाइट की बात करूं तो ये क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है यानी कि एनर्जी का एक सोर्स है जिसकी मदद से हम किसी भी वस्तु को यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम अपने आसपास देख पाते हैं। अगर कहीं पे प्रकाश नहीं होता, कहीं पे लाइट नहीं होती, तो देखिए हमें वो चीज नहीं दिखाई पड़ती। तो देखिए, प्रकाश क्या है? प्रकाश ऊर्जा का एक रूप है यानी कि एनर्जी का ही एक फॉर्म है जिसकी मदद से हम अपने आसपास की चीजों को देख पाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर दिख रहा होगा जिसमें मैंने यहाँ पे बॉडी लिखा हुआ है। देखिए, कुछ ऐसी वस्तु होती हैं जो कि आपका क्या करती है? लाइट एमिट करती है यानी कि ऊर्जा खुद पैदा करती है। इसे हम दीप्त पिंड के नाम से जानते हैं। तो देखिए, इसे हम ल्यूमिनस बॉडी बोलते हैं। तो देखिए, कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट होते हैं जो कि ल्यूमिनस होते हैं, जो कि लाइट एमिट करते हैं, और कुछ ऐसी बॉडी होती है जो कि नॉन ल्यूमिनस होती है, जो कि लाइट एमिट नहीं करती। तो आपको ये टर्म पता होना चाहिए कि दीप्त पिंड क्या है। इसके अलावा देखिए, अगर हम अपने आसपास के ऑब्जेक्ट्स को देखें यानी कि वस्तुओं को देखें तो देखिए, यहाँ पे ये अपने अंदर से प्रकाश जो है, लाइट जो है, ये पास करने देती है या नहीं करने देती। इसके आधार पर ऑब्जेक्ट्स को हम 3 अलग अलग भागों में बांट के पढ़ते हैं। सबसे पहला टाइप है आपका ट्रांसपेरेंट, जिसे हम पारदर्शी के नाम से जानते हैं। अगला है ट्रांसल्यूशन, जिसे हम पारभासी के नाम से जानते हैं। अगला है यहाँ पे ओपेक, जिसे हम अपारदर्शी के नाम से जानते हैं। देखिए, आपको ये तीनों टर्म अच्छे से पता होना चाहिए और इन तीनों टर्म के बारे में हमें क्लास 6 की एनसीईआरटी के अंदर बताया गया है, जो कि आपका लाइट यानी कि प्रकाश चैप्टर है। अब देखिए, आपका ट्रांसपेरेंट यानी कि ये जो पारदर्शी वस्तु होती है, ये क्या होती है? कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट जो कि लाइट को, प्रकाश को अपने अंदर से पास होने देती है यानी कि जाने देती है। जैसे कि ग्लास के हम आर पार देख सकते हैं, पानी के हम आर पार देख सकते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो कि प्रकाश को, लाइट को अपने आर पार जाने दें, उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम यहाँ पे ट्रांसपेरेंट या फिर आप कह लीजिए पारदर्शी वस्तु कहते हैं। इसके अलावा अगला है ट्रांसल्यूशन, जिसे हम पारभासी बोलते हैं। देखिए, कुछ ऐसे वस्तु होती है जिसमें से लाइट पास तो होती है पर कंप्लीटली पास नहीं होती, यानी कि हमें धुंधला दिखाई देता है। जैसे कि आप देखिए, जो बटर पेपर होता है, बटर पेपर से अगर आप लाइट को देखेंगे या फिर अपना हाथ एक तरफ रख के देखेंगे तो आपको दूसरे तरफ हाथ का छाप तो दिखेगा, आपको अपना फिंगर तो दिखेंगे, पर वो बिल्कुल क्लियरली नहीं दिखते। इसके अलावा अगला आपका होता है ओपेक। ओपेक ऑब्जेक्ट यानी कि अपारदर्शी क्या होता है? अपारदर्शी वस्तु ऐसी वस्तु होती है जिनमें से लाइट बिल्कुल भी पास नहीं होता। जैसे कि अगर मैं एक लकड़ी का दरवाजा है, उसके पीछे अगर अपना हाथ रख दूं और दूसरी साइड किसी और को देखने को बोलूं तो उसे मेरा हाथ नहीं दिखाई पड़ेगा। तो देखिए, ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होते हैं? जिसमें से लाइट पास नहीं होती। आई होप ये जो छोटे छोटे पॉइंट मैंने बताया कि लाइट क्या है, प्रकाश क्या है, ऊर्जा का एक स्रोत है यानी कि लाइट क्या है, एनर्जी का एक फॉर्म है। ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट क्या होता है? यानी कि कुछ ऐसी वस्तुएं जो कि लाइट एमिट करती हैं, उन्हें हम दीप्त पिंड के नाम से जानते हैं। साथ ही साथ ऑब्जेक्ट यानी कि जो वस्तु होती हैं वो कितने प्रकार की होती हैं, प्रकाश कितने तरीके से आपका इन ऑब्जेक्ट से आपका पास होता है, ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूशन, ओपेक, ये आपको क्लियर हुआ होगा। अब चलिए इस चैप्टर में जरा डिटेल में हम आगे बढ़ते हैं।
अब चलिए हम आगे बढ़ते हैं और प्रकाश यानी कि लाइट के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, कुछ महत्वपूर्ण गुणों को हम डिस्कस करते हैं। साथ ही साथ मैं आप लोगों के साथ यहाँ पे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट यानी कि प्रकाश का परावर्तन किस तरीके से होता है और हमारे सीबीटी लेवल में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए थे, इस टॉपिक के बाद ये भी मैं कवर करूंगी। तो देखिए, लाइट से संबंधित यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये लिखा हुआ है कि लाइट जो है वो आपका कैसे ट्रैवल करती है, वो आपका एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, यानी कि प्रकाश केवल सरल रेखा में गमन करता है। अब देखिए, अगर प्रकाश जो है वो केवल सरल रेखा में गमन करता है, यानी कि लाइट जो है सिर्फ वो स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, तो ये आपका लॉ किस तरीके से बना। अब होता क्या है कि लाइट जो है एक स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है, प्रकाश जो है वो सीधी रेखा में गमन करती है, पर यदि इसके सामने हम एक मिरर रख दें तो उसकी दिशा हम बदल सकते हैं, यानी कि उसकी डायरेक्शन को, लाइट की डायरेक्शन को हम बदल सकते हैं। किसकी मदद से? मिरर की मदद से। अब इसमें किया क्या जाता है, आपकी अगर कोई इंसिडेंट रे होती है यानी कि अपरित किरण होती है, तो अगर ये आपकी सीधी आ रही है यानी कि ये स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रही है, इसका गमन कैसा हो रहा है, इसके गमन एक सरल रेखा के रूप में हो रहा है। अगर हम इसके सामने एक मिरर यहाँ पे रख दें, जिसका एक साइड पॉलिश होता है वो मिरर कहलाता है, अगर इसके सामने एक मिरर रख दें तो इसका जो डायरेक्शन है वो आपका चेंज हो जाएगा और वो जिस दिशा में जाने लग जाएगी इसको बोलते हैं आपका रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण। अब देखिए, इसमें इससे संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए। देखिए, जो लाइट आ रही है उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। जो लाइट आपका बाउंस हो रही है किसके बाद? मिरर से टकराने के बाद, उसको हम रिफ्लेक्टेड रे यानी कि परावर्तित किरण बोलते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है कि जिस पॉइंट पे टकराई है, जिस पॉइंट पे ये मिरर से टकराई है, उससे हम एक परपेंडिकुलर यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। ये डॉटेड लाइन आप देख सकते हैं, जिसको हम नॉर्मल यानी कि अभिलंब के नाम से जानते हैं। अब देखिए, ये कितने कितने एंगल बनाती है, इनका नाम आपको पता होना चाहिए। ये जो आपकी आपरित किरण है यानी कि इंसिडेंट रे है, नॉर्मल से जो एंगल बनाएगी इसे एंगल आई बोलते हैं, और नॉर्मल यानी कि अभिलंब से रिफ्लेक्टेड रे जो एंगल बनाएगी इसे एंगल आर बोलते हैं। और यहाँ पे कुछ नियम बना रखे हैं कि रिफ्लेक्शन कब हो पाएगा। इसके दो महत्वपूर्ण नियम हैं। पहला नियम यहाँ पे है कि जो इंसिडेंट रे है यानी कि जो आपरित किरण है, इसके अलावा ये जो नॉर्मल है यानी कि अभिलंब है, और ये जो आपका परावर्तित किरण यानी कि रिफ्लेक्टेड रे है, ये तीनों के तीनों आपका क्या होना चाहिए? एक ही तल में होना चाहिए, यानी कि सेम प्लेन में होना चाहिए। पहला लॉ है, आप देखिए तीनों के तीनों आपका सेम एक ही प्लेन में, नीचे वाले प्लेन में आपको कोई भी लाइट आते हुए नहीं दिखाई दे रही है, एक ही प्लेन में। साथ ही साथ जो दूसरा लॉ यहाँ पे, दूसरा जो नियम है वो ये है कि एंगल आई एंगल आर के बराबर होना चाहिए, यानी कि इंसिडेंट एंगल जो है आपका रिफ्लेक्टेड एंगल के यहाँ पे बराबर होना चाहिए, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण जो है ये बराबर होना चाहिए। अगर मैं आपसे कहूं कि ये जो एंगल आई और एंगल आर है, ये दोनों मिलकर कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं, तो ये आपके पेपर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, ये नियम आपका चले, इसके लिए तो ये दोनों बराबर होने चाहिए, पर आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये दोनों मिलके कितने डिग्री का एंगल बनाते हैं। एंगल आई और एंगल आर दोनों मिलके यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। इससे संबंधित हमारे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, जो न्यूमेरिकल हमारा पूछा गया है सीबीटी लेवल में। अब चलिए उस क्वेश्चन को जरा करते हैं और उसके बाद हम इस टॉपिक में आगे बढ़ेंगे। अब चलिए जरा हम इस प्रश्न को करते हैं जो कि हमसे सीबीटी लेवल में यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे बोला गया है कि एक रे ऑफ लाइट है जो कि इंसिडेंट हो रही है, यानी कि प्रकाश की एक किरण है जो कि समतल दर पर आपतन कर रही है। अब देखिए यहाँ पे बोल रखा है कि जब वो इंसिडेंट कर रही है तो इंसिडेंट रे यानी कि जो आपतित कोण है वो कितना बना रही है, वो 40 डिग्री का बना रही है। तो आपको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन यानी कि परावर्तित कोण कितना होगा ये बताना है। देखिए अभी अभी मैंने आपको बताया है कि जब भी आपकी कभी भी लाइट अगर इंसिडेंट होती है तो वो इस तरीके का आपका रिफ्लेक्शन ये शो करती है, जिसमें यहाँ पे आपका अभिलंब होता है यानी कि नॉर्मल होता है, और ये आपका आई कहलाता है, ये आपका आर कहलाता है। अभी मैंने लास्ट पॉइंट में आपको बताया कि एंगल आई और एंगल आर दोनों मिलके कितने डिग्री का कोण बनाते हैं, दोनों मिलके आपका 90 डिग्री का कोण बनाते हैं। और इस क्वेश्चन में बोल रखा है कि जो इंसिडेंट रे है यानी कि आपतित कोण है वो कितना है, 40 डिग्री है। अगर ये 40 डिग्री होगा
तो आपको r यहाँ पर से आप आसानी से निकाल पाएंगे। ये यहाँ प्लस में है और 90 में से 40 इधर जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। 90 में से 40 अगर आप माइनस करोगे तो आपका 50 डिग्री जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन से इस तरीके के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे गए हैं और आगामी सीटेट परीक्षा में भी आपसे पूछे जा सकते हैं। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और कुछ और इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को जरा डिस्कस करें। अब चलिए हम लोग यहाँ पे मिरर यानी कि दर्पण के बारे में देखने वाले हैं। जैसे कि अभी मैंने आपको कहा था कि जो प्रकाश होता है, जो लाइट होती है, उसकी दिशा को, उसके डायरेक्शन को चेंज करने में मिरर का एक इम्पॉर्टेंट रोल देखा गया है। तो हमें मिरर के बारे में यहाँ पे पता होना चाहिए। देखिए 2 अलग अलग तरीके के मिरर है जिनके बारे में हमें पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पे समतल दर्पण, जिसे हम प्लेन मिरर के नाम से जानते हैं। इसमें अगर नॉर्मली अगर हम देखें तो ये कुछ इस तरीके से दिखता है, जो कि आपका प्लेन फ्लैट मिरर होता है। ये किस तरीके का मिरर होता है? ये एक तरीके से फ्लैट यानी कि समतल दर्पण होते हैं ये, जिसमें आपकी अगर कोई रे इस तरीके से आए तो आपका ये बाउंस हो जाता है, जैसे कि हमने अभी लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन में इसे देखा था। दूसरा यहाँ पे होता है आपका गोलाकार दर्पण, जिसे हम स्फेरिकल मिरर के नाम से जानते हैं, जो कि देखने में कुछ इस तरीके का स्फेयर यहाँ पे होता है। अब देखिए इस स्फेयर में से हम इतना भाग जो कि मैं डार्क कर रही हूँ, इसको हम कट कर लेते हैं, इसको हम काट लेते हैं और इसी की मदद से हम यहाँ पे आपका अवतल और उत्तल दर्पण यहाँ पे बनाते हैं, यानी कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर बनाते हैं। अब देखिए जैसे कि अगर ये वाला जो आपका पार्ट है, जितना मैंने एक गोलाकार दर्पण से यानी कि एक स्फेरिकल मिरर से काटा है, अगर मैं इसके बाहर वाले साइड को शेड कर दूं तो ये आपका इस समय क्या बन जाएगा? ये इस समय आपका बन जाएगा आपका कॉनकेव मिरर यानी कि अवतल दर्पण। इसके अलावा अगर मैं इसके बाहर वाले साइड को आपका शेड ना करूं, अंदर वाले साइड को पॉलिश कर दूं, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं अंदर वाला साइड इसमें पॉलिश है, तो ये उस समय उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर ये बन जाता है। अब देखिए कॉनकेव मिरर हो गया, कॉन्वेक्स मिरर हो गया, प्लेन मिरर हो गया, इसके जो गुण हैं, उसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं आपके पेपर में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। तो चलिए इनको जरा डिस्कस करें। सबसे पहले हम प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण से शुरू करेंगे। अब चलिए मैं आप लोगों को यहाँ पे प्लेन मिरर यानी कि समतल दर्पण का पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगी और इसके बाद इनके जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो आपको याद रखने हैं आपके एग्जाम के लिए, उनको हम डिस्कस करेंगे। देखिए अगर यहाँ पे मान के चलिए ये जो ए बी है, ये एक वस्तु है जिसको मैं एक पेड़ मान ले रही हूँ, तो आपका प्लेन मिरर में किस तरीके की इमेज बनेगी? देखिए सबसे पहले होता क्या है कि एक सीधी रेखा यहाँ पे आपकी टकराती है और आपको रिफ्लेक्शन का रूल ये पता होना चाहिए कि अगर कोई भी लाइट रे सीधी जाके आपका मिरर पे टकराए तो वो सीधी वापस आ जाती है, ये तो हमें पता है। और आपका जब रे आपकी तैयार होती है यानी कि जो इमेज आपकी तैयार होती है, उसके लिए कम से कम 2 रे चाहिए। ये अगर पहली रे हो गई और अगर मैं दूसरे रे को इस पॉइंट से, किस पॉइंट से, आपका ये जो आपका पॉइंट है इसमें मैं पास कर रही हूं, तो ये आपका लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन दिखाएगा। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है कि ये रे इस तरीके से निकल जाएगी, एंगल आई एंगल आर। अब देखिए मैं कहना क्या चाह रही हूं, इस चीज को समझिए। मैंने आपके सामने 2 रे बनाई, एक रे यहाँ है, एक रे यहाँ है। क्या ये दोनों रेज आपस में मीट करेंगी? जब तक ये मीट नहीं करेंगी तब तक आपकी इमेज तैयार नहीं होगी। आप कहेंगे ये रे तो जा रही है सीधे, ये रे तो जा रही है इधर, कैसे मीट करेंगी? अगर मैं इसे आगे की तरफ निकाल दूं और इसे मैं पीछे की तरफ इस तरीके से निकाल दूं तो ये रे कहीं जाके यहाँ पे आपका मीट करेंगी। कहने का मतलब क्या है कि प्लेन मिरर में बिहाइंड द मिरर यानी कि दर्पण के पीछे आपका इमेज बनती है। कहाँ पे इमेज बनती है? बिहाइंड द मिरर। तो इमेज आपकी ये हो गई आपकी ए डैश बी डैश। अब इसकी कुछ क्वालिटी मैं आपको बता रही हूँ। सबसे पहला आपकी क्वालिटी यहाँ पे लिखा है वर्चुअल यानी कि आभासी। आभासी होता क्या है? ऐसी आपकी इमेज जो आपके मिरर के पीछे बनती है उसको हम बोलते हैं आभासी यानी कि वर्चुअल इमेज। क्योंकि ऑब्जेक्ट यहाँ पे पेड़ यहाँ रखा था और पेड़ की जो इमेज बनी है वो पीछे बनी है, तो इसे हम क्या कहेंगे? इसे हम वर्चुअल यानी कि आभासी कहेंगे। दूसरा आप यहाँ पे देख सकते हैं इरेक्ट यानी कि सीधा। ऑब्जेक्ट को मैंने सीधा रखा था, इमेज भी आपका सीधा बना, तो आपका ये हो जाएगा इरेक्ट। इसके अलावा जितनी दूरी पे आप ऑब्जेक्ट को रखोगे उतनी दूरी पे ही इमेज भी आपकी बनेगी, यानी कि ऑब्जेक्ट की हाइट भी बराबर होगी, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस भी इमेज के
बराबर होगा। तो इसमें हम कह सकते हैं कि ये सेम साइज यानी कि समान आकार की यहाँ पे बनती है। इसके अलावा जो लास्ट पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें हम लोगों को यहाँ पे लेटरल इन्वर्जन के बारे में बता रखा है। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है? अगर आप एक समतल दर्पण को देखो, एक आप प्लेन मिरर को देखो, तो आपका जो राइट हैंड है वो लेफ्ट साइड दिखेगा, यानी कि आप कह सकते हैं आपका दायां हाथ बाएं तरफ दिखेगा और बायां हाथ दाएं तरफ दिखेगा, जो कि हमें एम्बुलेंस के अंदर भी देखने को मिलता है। ये आपका कहलाता है लेटरल इन्वर्जन। ये जो मैंने आपके गुण लिखवाए इससे संबंधित हमारी सीटेट की परीक्षा में पिछले सालों भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, सीबीटी लेवल में भी क्वेश्चन पूछा गया। जरा एक क्वेश्चन मैं आपको डिस्कस करती हूँ, एक क्या मैं दो क्वेश्चन डिस्कस करती हूँ। एक न्यूमेरिकल बेस पूछा था और एक थियोरेटिकल बेस पूछा था इस टॉपिक पे आधारित। ये जो मैं आपको समझा रही हूँ, आपको इसके बाद एनसीईआरटी अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप साथ के साथ यहाँ पे नोट्स बनाते रहिए। चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट लेने का इतना फायदा नहीं है, वो आपके फोन गैलरी में रहेगा। अगर आप इसे नोट डाउन कर लेते हैं तो आप इसे बार बार यहाँ पे रिवाइज कर सकते हैं। तो चलिए जरा मैं दो क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करती हूँ जो कि इस टॉपिक पे आधारित थे। अब चलिए मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेके आई हूँ जिसमें हम लोगों को बोल रखा है कि समतल दर्पणों से बनने वाले जो प्रतिबिंब होते हैं, यानी कि जो प्लेन मिरर से जो हमारे इमेज बनते हैं, इनमें से कौन से जो गुण हैं, कौन से जो कैरेक्टर हैं, यहाँ पे कथन सही दिए हैं। तो देखिए अभी मैंने आपके साथ ये पॉइंट डिस्कस किए, आपको इनमें कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यहाँ पे बोल रखा है जो इमेज होता है वो इरेक्ट बनता है, यानी कि प्रतिबिंब कैसा बनता है? सीधा बनता है। अभी मैंने आपको बना के भी दिखाया था, ये पॉइंट यहाँ पे करेक्ट है। तो ऐसा ऑप्शन जिसमें ए होगा वो तो आपका होना ही चाहिए। आगे अगर हम देखें तो इमेज जो होता है यहाँ पे रियल बनता है, यानी कि जो प्रतिबिंब है वो वास्तविक है, वास्तविक नहीं होती, ये आपका वर्चुअल होती है, यानी कि आभासी होती है, ये आपका मिरर के पीछे बनती है। तो यहाँ पे बी आपका नहीं होना चाहिए, ऐसा ऑप्शन जिसमें बी होगा ये करेक्ट आंसर नहीं होगा। इसके अलावा इमेज जो होता है वो लेटरल इन्वर्टेड होता है, यानी कि लेफ्ट साइड आपका राइट में दिखता है, आपका दायां हाथ आपके बाएं हाथ में दिखता है, वो बाएं साइड दिखता है, वो भी आपका मिरर में। तो देखिए ये ऑप्शन भी यहाँ पे सही है, तो ए सी आपका करेक्ट है। अब आगे यहाँ पे डी में दे रखा है द इमेज साइज इज सेम दैट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि जो आपकी इमेज बनी है उसका जो प्रतिबिंब होगा वो आपके ऑब्जेक्ट के साइज के बराबर होता है। तो ये भी आपका करेक्ट होता है। अभी मैंने ये कैरेक्टर आपके साथ डिस्कस किया था। ऐसा ऑप्शन जिसमें आपको ए सी और डी मिल जाए वो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए बहुत बेसिक क्वेश्चन होते हैं, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इन क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। एक न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन भी हमें प्लेन मिरर से दिया गया था, इसको भी जरा हम डिस्कस करें। अब जरा हम इस न्यूमेरिकल को यहाँ पे कवर करते हैं, जिसके अंदर हम लोगों को ये बोल रखा है कि मंजुला एक लड़की है जो कि क्या कर रही है, जो कि समतल दर्पण में यानी कि प्लेन मिरर में अपनी इमेज को देख रही है। तो देखिए प्लेन मिरर में अगर अपनी इमेज को देख रही होगी तो कुछ इस तरीके से होगा। यहाँ पे आपकी मंजुला है और यहाँ पर कहीं इसका इमेज यहाँ पे बन रहा होगा, ठीक है जी। अब अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो यहाँ पे बोल रखा है द डिस्टेंस बिटवीन हरसेल्फ एंड द मिरर इज 5 मीटर, यानी कि उसके और दर्पण के बीच की दूरी कितनी है, यहाँ पे ये 5 मीटर की है। देखिए 5 मीटर की दूरी है, तो ये अगर आपका दर्पण है यानी कि मिरर है तो इसके बीच का डिस्टेंस यानी कि इसके और मिरर के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 मीटर। तो यानी कि उसकी इमेज की का भी दूरी अभी कितनी होगी, ये भी 5 मीटर होगी, क्योंकि बराबर डिस्टेंस पे बनता है, ये मैंने अभी आपको बताया। अब इस क्वेश्चन में ट्विस्ट कर दिया, यहाँ पे बोल रखा है शी मूव 1 मीटर टूवर्ड्स द मिरर, यानी कि वे दर्पण की ओर, वो क्या कर रही है, वो दर्पण की ओर अभी आपने इसने क्या किया, ये 1 मीटर आगे को बढ़ गई। अगर ये दर्पण की ओर 1 मीटर आगे बढ़ी तो इसकी इमेज भी तो दर्पण की तरफ खिसकेगी। क्यों? क्योंकि इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यहाँ पे बराबर होता है। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है, अब देखिए अगर ये 5 मीटर की दूरी पे थी और 1 मीटर अगर आगे चले गई तो अब यहाँ से लेकर यहाँ तक का डिस्टेंस कितना हो गया, 4 मीटर, और यहाँ से लेकर यहाँ तक का भी डिस्टेंस कितना हो गया, 4 मीटर। ये तो सबको क्लियर है। अब इस क्वेश्चन में सवाल ये पूछा जा रहा है कि अब आपको बताना है कि उसके, यानी कि अब वो कहाँ पे, अब वो इस जगह पे जिसको मैंने डबल टिक किया है। अब कह रहे हैं कि उसके और दर्पण में बने प्रतिबिंब यानी कि इमेज के बीच में कितनी की दूरी होगी। तो यहां से लेकर यहां तक 4 और यहां से लेकर यहां तक 4, और 4 और 4 को अगर आप जोड़ देंगे तो 8 मीटर जो है इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा कि एक लड़की है जो कि दर्पण से 5 मीटर दूरी पे खड़ी है। तो 5 मीटर दूरी पे खड़ी है तो दर्पण के पीछे भी 5 मीटर दूरी पे ही इसकी इमेज बनेगी। पर यदि अगर ये दर्पण की तरफ
दर्पण की तरफ 1 मीटर आगे बढ़ती है तो इसका दर्पण से जो दूरी है वो 4 मीटर की रह जाएगी और इसके प्रतिबिंब जो है वो भी 4 मीटर दूर बनेगा। अगर ये पीछे खिसकती तो यहाँ पे हो जाता 6 और यहाँ पे भी हो जाता 6 और 6 को मिला के हम 12 बना देते, पर क्योंकि ये दर्पण की तरफ गई है तो हमने यहाँ से भी 1 मीटर कम कर दिया और यहाँ से भी 1 मीटर कम कर दिया और आंसर कितना आ गया 4 मीटर। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन आपके लाइट चैप्टर से पूछे जाते हैं। अभी मैंने आपके सामने समतल दर्पण यानी कि प्लेन मिरर को डिस्कस किया, अभी स्फेरिकल मिरर और साथ ही साथ जब हम लाइट यानी कि प्रकाश चैप्टर को पढ़ते हैं तो हमें ह्यूमन आई के बारे में भी पढ़ना होता है। ये हमें क्लास 8 के एनसीईआरटी के अंदर दे रखा है ये सभी चीज़ें। इसके अलावा जैसे हमारी लाइट यानी कि प्रकाश से संबंधित आपको कैलिडोस्कोप, पेरिस्कोप, ये सब चीज़ें भी, आपका पिन होल कैमरा, इनसे संबंधित भी यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो स्फेरिकल मिरर हो गया, इसके अलावा आपका लाइट हो गया, इसके अलावा ह्यूमन आई हो गया, पेरिस्कोप, कैलिडोस्कोप, इसके अलावा जो पिन होल कैमरा बनाया जाता है, ये 3 से 4 टॉपिक का मैं आपका नेक्स्ट पार्ट लेके आऊंगी जो कि लाइट चैप्टर को यहाँ पे कंप्लीटली ये कवर कर लेगा। आपके स्क्रीन में अब एक क्वेश्चन यहाँ पे दिख रहा है, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इसका सेकंड पार्ट जरूर देखना ताकि लाइट चैप्टर इसके बाद आपका कंप्लीट होगा। अभी ये लाइट चैप्टर यहीं पे मैं एंड कर रही हूँ, इसका सेकंड पार्ट मैं आपके सामने जल्दी लेके आऊंगी। इसके अलावा अगर आप सीटेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएं, आपको अलग अलग विषयों की अलग अलग प्लेलिस्ट मिल जाएगी, आप अपनी तैयारी शुरू कर सकते हैं। आप चाहें तो मेरे साथ टेलीग्राम ग्रुप पर भी जुड़ सकते हैं। स्क्रीन में एक क्वेश्चन है, आप यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। इस वीडियो में इतना ही, अब मैं आपसे मिलती हूँ अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।